Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read the content The Age of Revolution 1830 to 1848, that is the part of first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Let's start. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and the German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. 1815 के बाद रूलर्स ने अपनी पावर को रिगेन किया और उनकी पावर को चैलेंज किया लिबरल पीपल ने और नेशनलिस्ट पीपल ने। किसके थ्रू? रेवोल्यूशन के थ्रू। और यूरोप के अलग अलग पार्ट्स जहाँ पर ये रेवोल्यूशन हुई वो थे इटली, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। इन देशों के अंदर बेटा रेवोल्यूशन हुई जिनको लिबरल और नेशनलिस्ट पीपल ने लीडरशिप दी आगे चलकर, और इनमें भी स्पेशली मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों ने इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, जिसमें शामिल थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग, क्लर्क, टीचर और प्रोफेसर्स। इन सब ने एज ए लीडर इन रेवोल्यूशंस को लीड किया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में रेवोल्यूशन को कंडक्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस जो है यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिले। सेकंड पैराग्राफ, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। 1815 के बाद फ्रांस में पहली क्रांति जुलाई 1830 में हुई। अब आप कहेंगे फर्स्ट रेवोल्यूशन तो 1789 थी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाई, लेकिन बेटा मैं अभी बोला है मैंने कि 1815 के बाद पहली रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुई है वो जुलाई 1830 में हुई है, जिसमें क्या किया गया कि जो बर्बन डायनेस्टी को 1815 के बाद जो है रीथ्रोन किया गया था, यानी सिंहासन पर बिठाया गया था बर्बन डायनेस्टी के राजाओं को, अब उनको फिर से हटा दिया गया। लिबरल रेवोल्यूशनरी पीपल ने उनको हटाया और उनके साथ कुछ सेटलमेंट की, यानी उस राजा के साथ सेटलमेंट हुई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, यानी फ्रांस जो है क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जिसमें राजा तो बर्बन डायनेस्टी का लुई फिलिप ही रहा, लेकिन उसने कुछ जो कंडीशंस थी लिबरल पीपल की उनको मान लिया। यहाँ पर एक कोट दी हुई है बेटा मैटरनिक की। मैटरनिक ने एक बार बोला था, When France sneezes, the rest of the Europe catches cold। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये एक जो कोट है बेटा, ये एक डीप मीनिंग के साथ दी गई है, जिसका जो है हम अगर एक्सप्लेन करें इस चीज़ को तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि फ्रांस के अंदर हर छोटी से छोटी घटना जो घटित होती है उसका पूरे यूरोप के अलग अलग कंट्रीज पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए जो है मैटरनिक डरा हुआ था कि कहीं जो है मोनार्की सिस्टम ख़त्म ना हो जाए यहाँ से। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। इस जुलाई रेवोल्यूशन का जो मेन इफेक्ट था सबसे पहले बेल्जियम पर पड़ा, और बेल्जियम के ऊपर पड़ने की वजह से यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुई, यानी कि बेल्जियम के लोगों ने या लिबरल पीपल ने अपने मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जिससे कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है वो बेल्जियम से अलग हो गया, और ये रेवोल्यूशन भी ब्रसल यानी इसकी बेल्जियम की कैपिटल के अंदर हुई, तो जिससे कि बेल्जियम के 2 पार्ट्स डिवाइड हो गए। अब ये असर देखने को मिल रहा है, जैसा कि पहले बोला गया था कि फ्रांस में होने वाली हर घटना का यूरोप के अलग अलग कंट्रीज पर गहरा असर पड़ता है, तो आप पहला असर देख चुके हैं। एन इवेंट that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। एक और घटना जिसने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग को देश प्रेम की भावनाओं से भर दिया वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी अपनी आज़ादी हासिल करने की उनकी प्रोसेस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस यानी यूनान देश 15वीं शताब्दी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट बन चुका था, और वहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट पीपल थे उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल करना शुरू किया अपने मोनार्क के खिलाफ और अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए, जिसमें
ये जो ग्रीक लोग थे इन्होंने इस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की है 1821 में, यानी 1821 में ग्रीक कंट्री में क्या होने लगा, स्ट्रगल होने लगा था, रेवोल्यूशन होने लगी थी। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। यहाँ ग्रीस कंट्री के नेशनलिस्ट पीपल को इस रेवोल्यूशन के लिए सपोर्ट हासिल हुआ दूसरे ग्रीक लोगों का। कौन से दूसरे ग्रीक लोग? वो जो जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने भी उनको सपोर्ट दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सिंपैथी थी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति थी, फॉर एनिशिएंट ग्रीक कल्चर, पुराने यूनानी से जो है संस्कृति के प्रति, क्योंकि उन्हें सबको पता था कि यहाँ पर जो है हम वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता का जन्म हुआ था, सबसे पहले ये जो है सभ्यता फली फूली थी, तो उसके प्रति जो है लोगों की सिंपैथी भी थी, तो सब लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। पोइट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस कंट्री को एक टाइटल भी दिया, द क्रेडल ऑफ ग्रीक कल्चर और द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। पोइट और आर्टिस्ट लोगों ने यूरोपियन सिविलाइजेशन का एनिशिएंट इसको क्या क्रेडल माना कि सबसे पुराना ये हम कह सकते हैं इसको यूरोपियन संस्कृति का पालना, यानी पालना मीन्स झूला, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और आम जनता को इकट्ठा किया, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल, अपने इस आंदोलन के लिए, अपने इस संघर्ष के लिए, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम एम्परर के खिलाफ था, यानी मुस्लिम राजा के खिलाफ। जनता को जागरूक किया, उन्हें इकट्ठा किया और ये कहा कि ग्रीक कंट्री जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, यानी सबसे पहली सभ्यता यहाँ पर फली फूली थी, तो इसका साथ देना चाहिए इसकी इंडिपेंडेंस गेट करने में। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरोन ऑर्गेनाइज फंड्स, एक अंग्रेजी कवि है लॉर्ड बायरोन, उसने इसके लिए पैसा भी इकट्ठा किया और इस युद्ध में, किस युद्ध में? ग्रीस कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया रेवोल्यूशनरी पीपल के थ्रू अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर रूलर, तो उसमें उसने खुद लड़ने भी गया है और पैसा भी इकट्ठा किया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ 1824 में बुखार होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, यानी वो मर जाता है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अंत में बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल एक प्लेस है वहाँ पर टर्की एम्पायर के अंदर, तो वहाँ पर बैठकर दोनों पक्ष समझौता करते हैं और ओटोमन एम्पायर जो एम्परर है वो 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जो है डिक्लेरेशन कर देता है या उसको मान्यता प्रदान कर देता है। तो ये जो है बेटा एक मेजर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने जा रहा है। एक तो ये फ्रांस की रेवोल्यूशन, दूसरा ये जो आपकी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट कंटेंट है बेटा हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांचकारी कल्पना और नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावनाओं का पैदा होना। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. ये जो देश प्रेम की भावना होती है वो युद्ध से और क्षेत्र विस्तार से नहीं आती, यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जीत लो, युद्ध लड़ो, इससे ही देश प्रेम की भावना नहीं जागृत होती है, बल्कि उसमें संस्कृति भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और सांस्कृतिक कौन सी चीज़ें जो इसमें रोल प्ले करती हैं वो हैं पोइट्री, कविताएं, कहानियाँ, संगीत, और ये सारी चीज़ों की हेल्प से जो आर्टिस्ट लोग हैं या जो पोइट्स हैं वो अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप देते हैं। और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म बेटा एक टाइप का कल्चरल मूवमेंट है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है विच सो टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोई अपनी पोइट्री के थ्रू, कोई सॉन्ग्स के थ्रू, कोई प्लेज के थ्रू या कोई ड्रामा के थ्रू
प्लेज के थ्रू और कोई जो है बुक्स के या इमेजेस के थ्रू लोगों के मन में यूनिटी का फीलिंग डालता है या फिर लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते हैं और पोइट्स जो होते हैं बेटा, वो रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब वो तर्क और विज्ञान के बातों को जो है ज़्यादा नहीं मानते। वो दिल में छिपी हुई भावनाओं को, जो हमारी सिक्स सेंस होती है, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम ये कह सकते हैं कि वो फोकस करते हैं इमोशंस पर। इमोशंस, भावनाएं, इंट्यूशंस, अंदर छिपी हुई जो विचार होते हैं या हमारे सीक्रेट्स होते हैं, मिस्टीरिकल फीलिंग्स होती हैं, इन सब के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। Their effort was to create a sense of shared collective heritage. उनकी हर कोशिश होती है कि वो जनता के बीच में एक जो साझी विरासत छोड़ें, एक कॉमन कल्चर पास को वो फील कराएं कि आप लोग एक ही कल्चर के लोग हो और आपका देश एक है। यही सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी देश का बेसिस बनती हैं, यानी आधार बनती हैं। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान Gottfried Herder claimed that the true German culture was to be discovered among the common people, Das Walk. अब यहाँ पर जो दूसरे रोमांटिक जो आर्टिस्ट हैं उनमें एक जर्मन फिलोसफर है जॉन गोटफ्राइड हर्डर। उसने दावा किया कि अगर आपको जर्मनी की संस्कृति के बारे में वास्तविकता जाननी है कि जर्मन कल्चर आखिर है कहाँ पे और क्या है, तो उसको डिस्कवर करने के लिए आप आम आदमी के बीच में जाओ, उनके बीच में रहो, उनको देखो, सुनो और उनका एक्सपीरियंस लो। दास वोक नाम की जो उसने एक मैगजीन छापी है, तो उसके अंदर जो बुक भी कह सकते हैं या मैगजीन टाइप में, दास वोक की वजह से आम आदमी की जो है स्टोरी। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। अब इस कल्चरल मूवमेंट में क्या होता है कि जो लोक गीत होते हैं, लोक कविताएं होती हैं और लोक नृत्य होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है किसी देश के ट्रू जो है कल्चर को दिखाया जा सकता है या फिर उस देश के लोगों की जो है भावनाओं को दिखाया जा सकता है कि वो किस तरीके से जीवन जीते हैं या वो किन बातों में बिलीव ज़्यादा करते हैं। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. देश को एक बनाना है या बिगर यूनिट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा। और लोगों को कलेक्ट करने के लिए इन सब जो मोड्स हैं, पोइट्री के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू या डांसेस के थ्रू या प्लेज के थ्रू, उन्हें पहले जो है क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्हें सुनानी पड़ेंगी जिससे कि वो अपने कॉमन कल्चर को फील कर सकें। और कॉमन कल्चर जब फील हो जाता है, यानी कॉमन आइडेंटिटी उनकी एक क्रिएट हो जाती है, जिससे कि नेशन बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट पेज पर बेटा, द एम्फेजाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. अब देखिए बेटा, अगर वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपने लेक्चर देंगे या अपनी बात रखेंगे तो शायद किसी को ना समझ में आए, लेकिन आम आदमी को बात समझाने, और वो भी कौन सा आम आदमी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इलिटरेट पीपल ज़्यादा हैं उस टाइम पे, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज किया गया, यानी आम भाषा को, लोकल लैंग्वेजेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आम किताबें हैं उन सब को पढ़ने की कोशिश की गई या पढ़कर सुनाने की कोशिश की गई, ताकि एनिशिएंट नेशनल स्पिरिट को जगाया जा सके, पुरानी राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जा सके। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज का मतलब है कि देश को एकजुट करने का जो भाव है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पैदा हो सके। इसके लिए इलिटरेट पीपल को इन सब चीज़ों को आम भाषा में सुनाया गया। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और यही खास केस पोलैंड में भी दोहराया गया।
विच हैज़ बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जिसका 18वीं शताब्दी के अंत में जो है पार्टीशन हो चुका था, यानी वो विभाजन हो चुका था बाय द ग्रेट पावर्स, जो ग्रेट पावर्स कहलाई ऐसे देशों के द्वारा पोलैंड को बांट दिया गया था। रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे ग्रेट पावर्स का जिक्र है तो रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया को आप अंडरलाइन कीजिएगा, किसने पोलैंड को जो है पार्टीशन किया। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, हालांकि शुरुआत से ही पोलैंड कभी इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, यहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, यानी आम आदमी को जोड़ कर रखने या जो है रशियन अथॉरिटी को अपोज करने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया। कैरोल कुरपेंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल दो हिज operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols। देखिए कैरोल कुरपिंस्की, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये एक ऐसा पर्सन था जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रसार करने के लिए, अपने देश को जो है एकजुट करने के लिए जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओपेरा और म्यूजिक, इन सब ओपेरा को इस्तेमाल किया और म्यूजिक का इस्तेमाल किया, फोक डांसेस को जो है इसमें पोलैंड के लोगों को और माजूरका को जो है इन कंट्रीज के इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके नेशनलिस्ट सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल करके देश प्रेम की भावना को जागृत किया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। अब देखिए बेटा, पोलैंड के देश के अंदर एक तो म्यूजिक और दूसरी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो है अपोजिंग वेपन के रूप में इस्तेमाल की गई, जिसके लिए आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अगले पैराग्राफ में दिखाया भी गया है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब देखिए भाषा का इस्तेमाल भी जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप में किया गया है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब यहाँ पर रूस का जो है कब्जा हो गया था तो पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर ज़बरदस्ती हर जगह पर इम्पोज कर दिया गया, यानी ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया। 1831 में एक आर्म्ड रेबिलियन हुई, यानी कि विद्रोह हुआ अगेंस्ट द रशियन रूल। किसने किया? पोलिश लोगों ने किया। टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड, जिसको जो है ज़बरदस्ती दबा दिया गया। किसके थ्रू? रशियन अथॉरिटी के थ्रू। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national रेजिस्टेंस। तो क्लर्जी पीपल जो थे उन्होंने पोलैंड के अंदर अपनी ही पोलिश लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया। जितना उनको रोका गया कि आप प्रीचिंग नहीं करेंगे, अपने रिलीजियस जो थॉट्स हैं वो आप रशियन लैंग्वेज में जो है कन्वे करेंगे, उतना ही उन्होंने क्या किया, इसको अपोज किया और अपनी खुद की भाषा जो है उनकी पोलिश लैंग्वेज है उसमें वो प्रीचिंग करते रहे। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, पोलिश को ही चर्च गैदरिंग में इस्तेमाल किया गया। ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सारे धार्मिक जो निर्देश दिए जाते थे उन सब के लिए पोलिश लैंग्वेज को ही यूज किया गया। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ? अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल, ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के प्रीस्ट और बिशप्स थे चर्च के अंदर उन सबको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो डिनाई कर रहे थे रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए। और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी एज पनिशमेंट, साइबेरिया नामक जगह पर उनको भेज दिया गया रूस की अथॉरिटी के थ्रू, ताकि उनको पनिशमेंट दी जा सके फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में अपनी धार्मिक उपदेशों को देने से मना कर दिया था। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल। अब देखिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना संघर्ष की निशानी बन गया अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। किसके खिलाफ? रूस के प्रभुत्व के खिलाफ। तो यानी रूस इतना बड़ा देश, उसका प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो चुका है, यानी उसकी पावर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है, उसको अपोज कर रहे हैं ये लोग अपनी भाषा के जरिए। जितना इनको रोका जा रहा है उतना ये ज़्यादा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा,
हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 की बात चल रही है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन कंडक्ट हुई थी। यानी मेन बेसिस क्या थे इस रेवोल्यूशन के, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 के आसपास के साल जो थे वो यूरोप में बहुत आर्थिक कठिनाई के समय थे। कठिनाई का समय था मतलब पैसे की कमी हो चुकी थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सो एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। अब 1830 के भी फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है पूरे यूरोप के अंदर जनसंख्या तो बढ़ चुकी है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जॉब सीकर्स बढ़ेंगे, यानी नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कम रह जाएगा, रोजगार के अवसर कम और काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। गाँव की जनसंख्या शहरों की तरफ रुख करती है और झुग्गी झोपड़ियों में पूरे शहर को घेर लेती है, यानी जो है आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी के आसपास वो स्लम्स बनाकर रहते हैं, यानी जॉब की तलाश में आए हुए हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, सामान तैयार करने वाले लोग हैं शहरों के, उन्हें भी बहुत कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। कौन से सामान से? उस सामान से जो कि मशीनों से बना हुआ है और जो सस्ता है, और वो आया है इंग्लैंड से। तो यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में इस टाइप का स्टिफ कंपटीशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं और लार्ज मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो इसे चीप रेट में भी अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज में अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ही हुई है, तो ऐसे में उन्हें स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है जितना कि इंग्लैंड के अंदर है, और किस फील्ड में? इंडस्ट्रियलाइजेशन के फील्ड में। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और यही देखा गया कपड़ा उद्योग के अंदर, यानी जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं उन फैक्ट्रीज, उन मिल्स के अंदर जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। विच वाज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। जो यूरोप के अदर कंट्रीज हैं वहाँ तो घरों के अंदर या छोटी वर्कशॉप के अंदर मतलब बहुत ही कम मशीनों का इस्तेमाल करके सामान तैयार होता था, जबकि इंग्लैंड में तो फुल्ली जो है मैकेनिकल गुड्स प्रिपेयर की जा रही थी, जो कि स्टिफ कंपटीशन दे रही थी इन लोगों को। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। इन यूरोप के इन कंट्रीज में और इन एरियाज के अंदर अरिस्टोक्रेसी क्लास, रिच पीपल स्टिल इंजॉयड पावर, अभी भी शक्ति का आनंद ले रहे थे, मतलब उनके पास पावर थी। पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। और किसान लोग क्या कर रहे थे? सामंतवादी जो टैक्स लगे हुए थे उनके ऊपर, और जो रोक रुकावटें, ऑब्लिगेशन मीन्स रोक रुकावटें, इन सब को अभी तक झेल रहे थे, इस बर्डन को। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्रीज। तो जो है फूड क्रॉप्स जो हैं उनका रेट बढ़ चुका था, और जिसकी वजह से, किस वजह से बढ़ा? बैड हार्वेस्ट, यानी फसल खराब होने की वजह से, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म का मीनिंग है गरीबी का आना। बड़े पैमाने पर गरीबी आ चुकी थी शहरों में और देश के अंदर, तो ऐसे में उन्हें इंग्लैंड के साथ स्टिफ कंपटीशन करना पड़ा। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जनसंख्या का बढ़ना, रोजगार का कम होना, स्टिफ कंपटीशन फेस करना इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल का, और इसके अलावा फूड प्राइसेस का रेट बढ़ जाना बैड हार्वेस्ट की वजह से, और फ्यूडल सिस्टम भी इन सब के लिए जिम्मेदार था, इस रेवोल्यूशन के लिए। ये कुछ रीजंस हैं। ये एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इसको आप जरूर कीजिएगा। 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है बेटा 1848 की रेवोल्यूशन। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. 1848 का वो एक ऐसा साल जिसमें खाने का सामान की कमी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, इन सब वजह से क्या होने लगा?
पेरिस के लोग गलियों में आ गए, सड़कों पर आ गए। किस लिए? विद्रोह करने के लिए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, जो पुलिस के नाके होते हैं या जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं उनको तोड़ दिया गया। लुइस फिलिप जो कि गद्दी पर बैठा था, उसने जब देखा कि जनता मेरे खिलाफ हो चुकी है तो वो भाग गया। फोर्स टू फ्ली, उसको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट पेज पर बेटा मैं पढ़ा रही हूँ आपको। एक यहाँ पर कंटेंट दिया गया, ग्रिम ब्रदर्स फोकटेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। इसको आप पर्सनल बेसिस पर रीड करने की कोशिश करना बेटा, और अगर नहीं आए कुछ तो मुझसे ज़रूर पूछना। A National Assembly proclaimed a republic, guaranteed suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work। जो नेशनल असेंबली फ्रांस में बनी उसने क्या किया? रिपब्लिक कंट्री के रूप में इसको फिर से डिक्लेयर कर दिया और सभी को वोट देने का अधिकार दिया जिनकी एज अबव 21 थी, और सबको काम करने का अधिकार भी दिया। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और राष्ट्रीय जो है कार्यशालाएं स्थापित की गई जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए सभी नागरिकों को, क्योंकि मेन समस्या बनी हुई थी बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेटा राइट टू वर्क दिया गया और नेशनल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, और यूनिवर्सल सफ्रेज को भी दे दिया गया। यूनिवर्सल सफ्रेज का मीनिंग यहाँ पर बेटा ये नहीं है कि वीमेन कैटेगरी को दे दिया गया। 1848 तक तो उसको फ्रांस में जो है वीमेन को मिला ही नहीं था, 1946 में जाकर मिला था ये राइट। यूनिवर्सल सफ्रेज यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ मैन कैटेगरी के लिए है, ऑल एडल्ट मेल्स यहाँ पर आया हुआ भी है। नेक्स्ट बेटा, अर्लियर इन 1845 में क्या हुआ कि सिलेसिया नाम का जो प्रांत था वहाँ पर वीवर्स, बुनकर लोगों ने, कपड़ा बुनने वाले लोगों ने एक रेवोल्यूशन की कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो कि उनको काम दिया करते थे और रॉ मटेरियल ला कर देते थे। गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, और उनका कपड़ा जो बन जाता था उसको वो ले जाते थे। बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, लेकिन वो क्या करते थे, ज़्यादा उनके जो है वेजेज कट कर लिया करते थे, पेमेंट देने से हिचकिचाते थे या फिर बहुत कम पेमेंट उनको दिया करते थे, जिसकी वजह से वीवर्स को गुस्सा आया और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रेवोल्यूशन की उन्होंने। द जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन ए सिलेशियन विलेज। सिलेशिया नामक गांव के अंदर जो है क्या हुआ कि ये जो विल्हेम वोल्फ हैं इन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। वो घटना क्या है? In these villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation। इन गांव के अंदर, सिलेशियन गांव के अंदर क्या हुआ, 18,000 लोग रहते हैं और सभी ज़्यादातर लोगों का काम धंधा क्या है? कॉटन वीविंग, कपड़े का, सूती कपड़ा बनाना या फिर उसको बुनना। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। यहाँ पर जो वर्कर्स लोग हैं बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं और डेस्परेट नीड, और ज़्यादा गरीब होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं अपनी जॉब से, और इसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर लोग ले रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो ऐसे में लो वेजेज पर उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइसेज ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर, जो भी चीज़ का ऑर्डर वो देते हैं उसका रेट फिर वो बाद में कम कर देते हैं, यानी उनको वेजेज बहुत कम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन वीवर्स को जो है गुस्सा आया और इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ या कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ अपनी रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज की। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor, demanding higher wages। अब देखिए 4 जून की बात है, 2 बजे का समय है। एक बहुत बड़ी संख्या में ये जो वीवर्स लोग हैं, बुनकर लोग हैं, ये अपने अपने घरों से निकलते हैं और पेरिस की गलियों में आ जाते हैं, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स के जहाँ पर घर है, मेंशन मीन्स हवेली, ऐसी हवेलियाँ, बड़े बड़े घर जो कि कॉन्ट्रैक्टर के हैं वहाँ पर आते हैं और हायर वेजेज की डिमांड करते हैं। दे वर ट्रीटेड विद स्कोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, और वहाँ आकर उन्हें धमकाया जाता है, पीटा जाता है। फॉलोइंग दिस, इसके बाद a group of them forced their way into the house, smashed in its elegant window panes, furniture or porcelain. Another group broke out into the storehouse and plundered it
ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। यहाँ पर क्या है, उस घटनाक्रम का जिक्र किया गया है कि जब इन लोगों को गुस्सा आता है वीवर्स को, तो उनका एक ग्रुप तो जो है इनके घरों में घुस जाता है, यानी घर के अंदर चले जाते हैं ज़बरदस्ती, और वहाँ जाकर जो शानदार उनके जो फर्नीचर है या फिर विंडो पेन्स हैं या फिर उनके जो पर्दे हैं उन सबको ख़राब कर देते हैं, फाड़ देते हैं और या तोड़ देते हैं। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, दूसरा ग्रुप जो है उनके जो गोदाम के अंदर ज़बरदस्ती चला जाता है और वहाँ पर रखी हुई कपड़े की जो सप्लाईज के जो बंडल रखे होते हैं उनको वो जला देते हैं या फिर उनको ख़राब कर डालते हैं। The contractor fled with the family to a neighboring village, which however refused to shelter such as person. अब ये कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर पड़ोसी गांव में शरण लेते हैं, यानी दूसरे गांवों की तरफ भाग जाते हैं, जहां पर रहने वाले लोग उनको यहाँ रहने के लिए मना कर देते हैं कि हम आपको शरण नहीं दे सकते। He returned 24 hours later having requisitioned the army. अब यहाँ पे वो 24 घंटे के अंदर वापस आते हैं आर्मी की हेल्प लेकर, यानी सेना की मदद लेकर वापस लौटने की कोशिश करते हैं। इन द एक्सचेंज, अब जो स्थितियाँ होंगी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे ये, तो 11 वीवर्स वर शॉट। आर्मी क्या करती है, 11 बुनकरों को गोली मार देती है। ये एक घटना है जो कि ये दिखा रही है कि उस टाइम पर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर किस किस सिचुएशंस को लोग फेस कर रहे थे और किस टाइप से रेवोल्यूशन का बेस बन रहा था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा 1830 का और 1848 की जो रेवोल्यूशन के मेन बेस थे। और अब मैं आपको 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स को समझाने जा रही हूँ। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, गरीबों ने यहाँ पर विद्रोह किए, अनएम्प्लॉयड पीपल ने किए, स्टार्विंग पीजर्स ने किए। ये एक मेजर डिफरेंस है बेटा 1830 वाली रेवोल्यूशन में और 1848 में। 1830 में तो लिबरल पीपल और नेशनलिस्ट पीपल ने जो है रेवोल्यूशन की थी ताकि वो मोनार्कियल सिस्टम को जो है अबॉलिश कर सकें, लेकिन यहाँ पर बेटा मेजर रोल है 1848 की जो रेवोल्यूशन है उसमें पुअर पर्सन, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स का है, जो वर्कर्स का है, जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में रेवोल्यूशन करने की कोशिश की। और इसमें ये इनका जो लीडरशिप दी है इनको, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि इनको आगे हेल्प कर रहे हैं। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch. 1848 की फ्रांस की क्रांति की वजह से क्या हुआ कि राजा के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर एक रिपब्लिक कंट्री इस्टेब्लिश हुआ। मैंने पहले भी बताया था आपको 1848 में फ्रांस जो एक रिपब्लिक कंट्री बना था और यूनिवर्सल मेल सफ्रेज उनको दिया गया था। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के दूसरे पार्ट्स में जो नेशन स्टेट्स के अभी बने नहीं थे, वहाँ भी काफ़ी कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले। और वो कौन से देश थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जिसमें मैन वीमेन जो लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी डिमांड रखी। किस चीज़ की डिमांड रखी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संवैधानिक तंत्र की, जो संविधान के द्वारा चलाया जाता है, विद नेशनल यूनिफिकेशन, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण भी शामिल होता है, मतलब पूरे देश को एकजुट करना, यानी अलग अलग स्टेट्स को